रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज मंडे टू सैटरडे चलता है मैं लाया हूं। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। मेरा जो 3 सीरीज चलता है, आप तीनों सीरीज को फॉलो करें। सुबह में 40 क्वेश्चन का सीरीज चलता है और शाम में करंट अफेयर्स का चलता है। करंट अफेयर्स अभी 2-3 दिन बंद रहेंगे और डेली टेस्ट सीरीज जो बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम होगा दिसंबर में, उसका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी चलता है। अभी तक उसमें 11 सेट अपलोड कर दिया गया है और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में डाल दिया गया है। जो भी चीज़ का सेट चलता है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में और उसका वीडियो भी टेलीग्राम में डाला जाता है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ से सारे पीडीएफ को डाउनलोड करें और वीडियो से देखें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। जब तक आप सेट नहीं बनाइएगा तो आपकी तैयारी की अंदाज़ा नहीं लगेगा। सेट बनाने से होता क्या है, सेट बनाइएगा तो आपका हर सब्जेक्ट का एक ही सेट में रिवीजन हो जाएगा जीके जीएस का। वैसे मैथ रीजनिंग भी आप बनाते रहेंगे, तो आप बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा पर्सन मेरा वीक है। उस पर्सन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सेट बनाते हैं तभी आपको ये सब पता चलेगा। ऐसे आप पढ़ते रहिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। सेट बनाएंगे तो मेरा पर्सन पता चल जाएगा कि कौन सा कमज़ोर है। आप उसी पर मेहनत भी करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट उसी को कहा जाता है जो अपना कमजोरी पकड़े। जो भी अपना कमजोरी पकड़ लेता है तो उसका रिजल्ट होने की 100% गारंटी होती है। तो ऐसे आप करें और अपना कमजोरी पकड़ें और अपने कमजोरी को दूर करें। तो मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो आप मेहनत कीजिए, आप सफल जरूर होंगे। और शाम के जो करंट अफेयर्स का सीरीज चलेगा उसमें डेली टेस्ट सीरीज की घोषणा की जाएगी, आपको टेलीग्राम में इसकी सूचना दे दिया जाएगा। और बिहार सचिवालय सहायक के जो टेस्ट सीरीज है आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम तक वो सीरीज चलेगा प्रीलिम्स के। उस समय तक लमसम आप अंदाज़ा 100-150 सेट हो जाएगा, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना क्वेश्चन होगा। उसमें भी चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर उसका आप डिस्कशन देखते हैं, और देखना भी चाहिए, जब तक आप किसी भी सेट को मारे और उसका डिस्कशन नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका जितना नंबर आ रहा है उतना ही पर स्टॉप रहेगा। डिस्कशन करने से आपका नंबर इंक्रीज करता है। तो डिस्कशन में सारी बात को बताया जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, वीडियो को कभी बीच में स्किप ना करें। अभी तक चैनल को जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सीपीयू को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर का फेफड़ा, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिल और कंप्यूटर का रीढ़। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जंक ईमेल किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए स्पूफ, ऑप्शन बी इनबॉक्स, ऑप्शन सी क्रम्स, ऑप्शन डी स्पैम। तो जंक ईमेल जो होता है, ईमेल में ये सारे ऑप्शन होते हैं, इनबॉक्स होते हैं, स्पैम होते हैं, स्पूफ होते हैं, क्रम्स होते हैं। आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा स्पैम। जंक ईमेल स्पैम होता है। जो मैसेज आपको ईमेल में नहीं आता है वो स्पैम में जाकर आप देखिएगा, वहाँ वो मेल दिखाता है। इनबॉक्स में भी मैसेज ही आता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन आयोग के बाद अनुच्छेद 324 में कहा गया है। वही राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 के तहत लेता है। तो अभी तक ले मैंने राष्ट्रपति का अनुच्छेद की बात बहुत बार चर्चा कर दिया हूँ वीडियो में, तो आप अच्छे से याद रखेंगे जरूर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अब पुनः राष्ट्रपति अगर दोबारा कोई बनना चाहता है तो इसकी बात अनुच्छेद 57 में कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात
54 में कहा गया है। और निर्वाचन के रीति की बात कहेगा यानी तरीका की बात कहेगा तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है। ऑप्शन बी की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। और मंत्रिपरिषद की बात अनुच्छेद 74 में कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कही गई है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रयान-1 को कहां से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी बालासोर, ऑप्शन सी व्हीलर द्वीप और ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो चंद्रयान-1 को आपको ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम से छोड़ा गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है और बालासोर उड़ीसा में पड़ता है। व्हीलर एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व भूख दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मई, ऑप्शन बी 26 मई, ऑप्शन सी 29 मई और ऑप्शन डी 28 मई। तो भूख दिवस की बात कर रहा है तो विश्व भूख दिवस आपको 28 मई को मनाया जाता है। मई में इम्पोर्टेंट डे आपको 1 मई मजदूर दिवस है और 31 मई तंबाकू दिवस है और 28 मई को भूख दिवस मनाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट है उसे आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में वही पूछने की ज़्यादा संभावना भी रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, मीठी क्रांति का किससे उत्पादन से संबंधित है? मीठी क्रांति, ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी चीनी और ऑप्शन डी गुड़। तो मीठी क्रांति का संबंध आपको ऑप्शन बी शहद से है। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है गन्ना, चीनी और गुड़, ये सब मीठा से ही संबंधित है, लेकिन मीठी क्रांति का संबंध आपको शहद से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है और मत्स्य क्रांति को जिसे नीली क्रांति कहते हैं, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है। तो आप सारे क्रांति मैंने जितना बोला हूँ वो आप जरूर याद रखेंगे, आपको एग्जाम में जरूर देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 अगस्त, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 सितंबर और ऑप्शन डी 18 दिसंबर। तो विश्व छात्र दिवस की बात करें तो विश्व छात्र दिवस आपको ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगस्त में 7 अगस्त को आपको भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी नीरज चोपड़ा उसी दिन जीता था, इसी में भाला दिवस को मनाया गया है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 25 दिसंबर को क्वेश्चन नंबर 8, मौसमी शब्द का मानसून के अर्थ में किस भाषा का से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी अरबी। तो मानसून जो भाषा है आपको ऑप्शन डी अरबी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 9, दूरदृष्टि को दोष किसका उपयोग कर ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाईफोकल लेंस और ऑप्शन डी ट्राईफोकल लेंस। तो दूर कितने अक्षरों से लिखा गया? दूर 2 अक्षर से लिखा गया, तो इसमें एक जोड़ देंगे यानी उत्तल लेंस से इसका निवारण किया जाता है। वही रहता निकट, तो निकट के लिए निकट में 3 अक्षर है तो निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक बढ़ा देना है हमेशा, तो ये ट्रिक है, आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। दूर में दूर तो उत्तल लेंस और निकट में 3 तो अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10, मोढेरा में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा में स्थित, ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश और ऑप्शन डी सोलंकी वंश। तो मोढेरा में जो मंदिर बना था चालुक्य वंश ने बनवाया था। ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग था और पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत ने पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? ऑप्शन ए अक्टूबर 2002, ऑप्शन बी सितंबर 2002, ऑप्शन सी अगस्त 2002 और ऑप्शन डी जुलाई 2002। तो
क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भारत कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 2002 में किया गया था। यानी कि सारे ऑप्शन देखिए 2002 में बनाया गया, तो आप मंथ जरूर याद रखेंगे। अगस्त 2002 में भारत इस पर हस्ताक्षर किया था, क्योटो प्रोटोकॉल पे। क्वेश्चन नंबर 12, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत एवं बांग्लादेश, और ऑप्शन डी नेपाल और भारत। तो डुरंड रेखा आपको ऑप्शन बी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, भारत और चाइना को मैकमोहन रेखा अलग करता है, और भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा करता है। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगा है, जो कि 4096.6 किलोमीटर लगा है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी जेनेवा, और ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 14, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी अमरकंटक की पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी मैकाल की पहाड़ियाँ। पश्चिमी और पूर्वी घाट आपको ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ में मिलते हैं। अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ऑप्शन ए रॉस द्वीप, ऑप्शन बी वैरन द्वीप, ऑप्शन सी नील द्वीप, और ऑप्शन डी सेंटिनल द्वीप। तो भारत में सक्रिय जो ज्वालामुखी है आपको वैरन द्वीप है। मैं इसमें जो डिस्कशन कराता हूँ आपके सेट में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप प्रीवियस पेपर भी उठा कर देखिए कि इससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं। देखिए सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कितना मेहनत करके पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक, ऑप्शन ए कनाडा से, ऑप्शन बी USA से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, और ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन से। तो संविधान में नीति निर्देशक का तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड अपने संविधान में स्पेन के संविधान से लिया था। ऑप्शन ए की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी की बात करें मौलिक अधिकार का बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि लंदन, जिसे संसद का जननी भी कहा जाता है, वहीं से संसद का जननी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी बारदोली, और ऑप्शन सी खेड़ा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, उसमें बारदोली की महिलाएं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो रहा था। उसी समय राजकुमार शुक्ल जो बिहार के थे, उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रित किया। उसके बाद महात्मा गांधी चंपारण 1917 में आए, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह आपको 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, 3.4 इंच फ्लॉपी डिस्क संग्रह क्षमता कितनी होती है? 3.4, ऑप्शन ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 MB, ऑप्शन सी 2.44 MB, और ऑप्शन डी 1 GB। तो 3.4 इंच फ्लॉपी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1.44 MB। आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर भी आप थोड़ा जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में ऑप्शन ए हिंद, ऑप्शन बी सागरिका, ऑप्शन सी भारती और ऑप्शन डी ध्रुव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारती नाम से है। क्वेश्चन नंबर 20, देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? देसी भाषा में प्रेस अधिनियम किसने पारित किया था यानी पेश किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन सी लॉर्ड लिट्टन और ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लॉर्ड लिट्टन ने किया था। लॉर्ड लिट्टन का शासनकाल 1876 से लेकर 1878 तक इनका शासनकाल था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1878 से लेकर 1882 तक था। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। ऑप्शन बी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। इनके शासन में ट्रेन चलाया गया था, डाक चलाया गया था और डाक टिकट भी जारी की गई थी। पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। किसी भी वायसराय का शासनकाल आपको याद रहेगा अगर उसका सन, तो आप गलती करने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, क्योंकि सभी का नाम एक जैसे मिलता जुलता रहता है। तो आप उसका डेट और ईयर जरूर याद रखेंगे। तो लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल की बात करें तो 1931 से लेकर 1936 तक लॉर्ड वेलिंगटन का शासनकाल था। इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन ही आए थे और इसके बाद लॉर्ड लिंथिंगो आए थे, उसके बाद बेब्बेल आए थे। क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी स्टेट लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी स्टैच्यूअरी लेंडिंग रेट, ऑप्शन डी सिंपल लेंडिंग रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 22, उपन्यास निर्मल का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मोहम्मद बशीर, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। उपन्यास निर्मल का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गोरा लिखा गया था, यानी कि गीतांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम में, ऑप्शन बी म्यांमार में, ऑप्शन सी ग्रीस में और ऑप्शन डी चीन में। फॉरबिडन सिटी आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन में स्थित है। ऑप्शन बी की बात करें तो म्यांमार की मुद्रा क्या थे और इसकी राजधानी न्यू पैताई है। ग्रीस की राजधानी वियतनाम है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऑप्शन ए 1918 से 1920, ऑप्शन बी 1915 से 1919 और ऑप्शन सी 1930 से 1935 और ऑप्शन डी 1920 से 1922। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन आपको 1920 से लेकर 1922 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 25, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 और 21 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो जीने का अधिकार यानी प्राण एवं दैविक अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में कही गई है। वही अनुच्छेद 21 का बात करता तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में भी बात कहा गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के अवसर यानी कि सरकारी नौकरी में आपको छूट दी जाएगी। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक की बात कही गई है।
क्वेश्चन नंबर 26, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया था। प्रांतीय स्वायत्तता को ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1935 और ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1920। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1935। ऑप्शन डी की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। निम्नलिखित में से कौन जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? कौन जीवधारियों की वर्ग की मूल इकाई है? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी जनगणना, ऑप्शन सी जाति और ऑप्शन डी कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी जाति। टाटा आयरन स्टील कंपनी का निगम किस वर्ष हुआ था? टाटा आयरन स्टील, ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1907। तो टाटा स्टील की बात आपको 1907 जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था साक्षी में, जो साक्षी आपको जमशेदपुर में पड़ता है। ऑप्शन बी की बात करें तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा की गई थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्होंने 1893 में गया था और 1915 में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 29, खालसा सेना का सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर किस वर्ष शहीद हुए थे? ऑप्शन ए 26 जुलाई को, ऑप्शन बी 20 जुलाई को, ऑप्शन सी 25 जुलाई को और ऑप्शन डी 29 जुलाई को। तो खालसा सेना का सैन्य कमांडर थे बंदा सिंह बहादुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 29 जुलाई को इनका शहीद हुए थे, यानी इनका निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? अकबर में 9 नवरत्न रहते थे। ऑप्शन ए वजीर खान, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी टोडरमल और ऑप्शन डी अबुल फजल। तो अकबर के शासनकाल में आपको राजस्व मंत्री टोडरमल था। क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन सा रंग थे? बंगाल के बनाए गए स्वदेशी झंडे में ऑप्शन ए हरा और सफ़ेद और पीला, ऑप्शन सी नारंगी सफ़ेद और हरा और ऑप्शन सी लाल हरा और पीला, ऑप्शन डी लाल हरा और सफ़ेद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लाल हरा और पीला। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी और ऑप्शन डी लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय आपको ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी है। WHO का मुख्यालय जिनेवा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 33, ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आपके एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, आप अनुच्छेद को अच्छे से याद रखेंगे। मैंने जब भी अनुच्छेद आता है तो मैं चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन करता हूं, तो आप उसे जरूर नोटबुक में नोट करें। तो पंचायत की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 और ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 33। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 में पंचायत राज का गठन किया गया है। ऑप्शन ए की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत कहा गया है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीने के अधिकार एवं प्राण एवं दैविक अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 33 की बात करें तो मार्शल लॉ की कुछ बातें अनुच्छेद 33 में कही गई है। आपके एग्जाम में बहुत कम पूछने का चांस है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 34, लेकिन आप एक बार जरूर एग्जाम में देख कर जाइएगा। मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया हूँ
किसी न किसी वीडियो में मैं इसका डिस्कशन किया हूँ, आप वहाँ से इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 34, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन ए बैटरी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी माइक्रोफोन और ऑप्शन डी बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर। बल्ब क्वेश्चन नंबर 35, डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी मजलिस, ऑप्शन सी रिंगित और ऑप्शन डी फोल्केटिंग। तो डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग है। और ऑप्शन ए की बात करें तो कांग्रेस अमेरिका के संसद के नाम है और मजलिस मालदीव के संसद के नाम है और भारत का तो संसद ही है। क्वेश्चन नंबर 36, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1924। तो चौरी चौरा कांड आपको 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड से हुआ था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1924 में महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, नरसिंहवर्मन किस वंश से संबंधित थे? नरसिंहवर्मन, ऑप्शन ए चालुक्य वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन सी चोल वंश और ऑप्शन डी पल्लव वंश। तो नरसिंहवर्मन का संबंध आपको ऑप्शन डी पल्लव वंश से था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल काडफिसेस थे। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी है। चोल की राजधानी विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 38, हेमेटाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? हेमेटाइट का, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी झारखंड। तो हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपको उड़ीसा है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो राजस्थान के खेतरी में तंबा होता है। ऑप्शन डी की बात करें तो झारखंड में कोयला होता है और गुजरात की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा समुद्र से लगा है। क्वेश्चन नंबर 39, आज के पीडीएफ में मात्र 39 ही क्वेश्चन थे। 39 नंबर क्वेश्चन के आए देखते हैं। चिकित्सा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में और ऑप्शन डी यजुर्वेद में। तो चिकित्सा के बारे में जानकारी हमें आपको अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की बात कही गई है। ऑप्शन बी की बात करें तो सामवेद में गाना और यजुर्वेद गद और पद दोनों है। ऐसे 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अद्रयायु कहते हैं और सामवेद के पढ़ने वाले को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। इस तरह जो 39 क्वेश्चन थे अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। आप इसको डेली कंटिन्यू फॉलो करें और सारे जितनी भी बात बताए जाते हैं आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो डिस्कशन को लिखता है अपने नोटबुक में एक बार वीडियो सुनेगा, एक बार खुद के पढ़ेगा तो उसको याद होगा। याद करने का कोई मूल मंत्र कोई नहीं जानता है। याद करने का यही तरीका है कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ें और एक बुक को 10 बार पढ़ें। ये नहीं कि मार्केट में कोई भी बुक नया आए तो उसे खरीद लें। आप एक ही बुक को फॉलो कीजिए अच्छे से। जब आपको उस बुक पे अच्छे से कॉन्फिडेंस से आपको काबू हो जाएगा तब आप दूसरा बुक पढ़ें, उसमें कोई कतई दो राय नहीं है। लेकिन आप पहले एक बुक को अच्छे से पढ़ें। पढ़ने का और सफल स्टूडेंट का यही तरीका है, ना कि कोई भी बुक मार्केट में मिले और उसे खरीद लें और उसे पढ़ना चालू कर दें, तो उससे कुछ नहीं होता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हों। जो बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज चलता है उसमें तो आप जरूर ही पार्टिसिपेट हों। और सुबह में आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है जीके जीएस के दृष्टि से, और उतना ही मेहनत आपको मैथ रीजनिंग पर भी करना है, क्योंकि बिहार सचिवालय सहायक का जो एग्जाम होगा, जितना क्वेश्चन जीके जीएस के रहेंगे उतना ही क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के रहेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीके जीएस आपको पढ़ेंगे अच्छा से तभी आपको होगा, मैथ रीजनिंग सबका अच्छा होता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है और वीडियो भी डाल दिया जाता है। जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चलता है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे फिर करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए